जिसने गाली की दी थी वो बीजेपी का ही आदमी था। महात्मा गांधी की किताब माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, तो मेरे सत्य के प्रयोग, तो ये था माई एक्सपेरिमेंट विथ वायलेंस एंड अनट्रुथ, फॉल्सहुड। मोदी जी ने क्लब बदल लिया। वो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड से, अमेरिका और यूरोप से निकल के वो चाइना और रशिया में चले गए। जो अवतार हुआ है ना, वो गीता की तरह, कृष्ण ने जो कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये राहुल गांधी का अवतार हो गया। ये इनको पता ही नहीं था। कृष्ण का अवतार जेल में हुआ था, राहुल गांधी का अवतार हुआ जेल भेजने की तैयारी में। नमस्कार, मैं हूं नीतीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और संपादक श्रवण गर्ग, जो मेरे पहले बॉस रह चुके हैं। और आज हम लोग जिस बारे में बात करेंगे वो सियासत में गालियों और गालियों की सियासत के बारे में, कि जो हम लगातार देख रहे हैं कि वो सार्वजनिक जगहों पर वो चीज़ें बढ़ रही हैं और उसको लेकर राजनीति भी की जा रही है और राजनीति में उसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो हाल में जो इसका एक जो घटना हुई थी, जिसको लेकर काफी हल्ला मचा था, जिसमें कांग्रेस की किसी मंच से, कांग्रेस क्या मतलब इसमें इंडिया का जो मंच से नरेंद्र मोदी के नाम पे गालियां निकाली गई थी। और उसके बाद लगभग भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी में हर कोई बहुत तेजी से सक्रिय हो गया था, जिसमें वो ये कह रहे थे कि उनको माफी मांगनी चाहिए। पर जब इस पे तह में जाते हैं तो देखते हैं कि इस तरह की हरकतें लगातार राजनीति में और सार्वजनिक जगहों पे बढ़ रही है। और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता लगातार शामिल रहे हैं, जिसमें रतूड़ी भी हैं और अनुराग ठाकुर भी हैं। और विजय शाह को हमने पीछे देखा था कि जब वो ये ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, उसके बाद जब उन्होंने जो विंग कमांडर कुरैशी के बारे में इस तरह की बातें की। तो ये हल्की बातें, गालियों का इस्तेमाल और इस पे, और ये जो राजनीति की जो नई एक तरह से जिसको हम समझते थे कि ये बाहर की चीजें हैं, ये मुख्य धारा में आती हुई जब दिखलाई देती है, तो इसको हम किस तरह से देखें? श्रवण जी। जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो 25 साल लेट हो गए। मतलब 25 साल में बहुत कुछ बदल गया है भारत में, और एक नई पीढ़ी आ गई है। आपने जिस घटना का जिक्र किया उसके बारे में तो आरोप यह है कि जिसने गाली की दी थी वो बीजेपी का ही आदमी था, कार्यकर्ता था। और राहुल गांधी की रैली वहां से गुजर चुकी थी मुजफ्फरपुर के लिए, सारे लोग जा चुके थे, मंच खाली था। उस दौरान वो घटना हुई, वीडियो शूट हो गया, सर्कुलेट हो गया, संबित पात्रा तक पहुंच गया, अमित शाह तक पहुंच गया, रिएक्शन बहुत फास्ट काम। तो इसमें जो निकला वो ये कि सत्ता में जो लोग हैं वही अपने खिलाफ इस तरह की चीजें प्लांट कर रहे हैं जिससे कि विरोधियों को, जैसे होता है ना मर्डर मिस्ट्रीज में, कि घर का आदमी ही मर्डर कर रहा है और वो बाहर के लोगों के लिए शक छोड़ देता है, बाद में फिर पता चलता है कि उसी ने मारा। जैसे अभी एक असम का किस्सा आ रहा है जिसमें एक महिला ने ही अपने पति को मार दिया और गायब हो गई। ये वही हो रहा है कि डेमोक्रेसी को सत्तारूढ़ दल ही मार रहा है, खत्म कर रहा है, उसका मर्डर कर रहा है। और उसका जो आरोप है वो राहुल गांधी पर लगाया जा रहा है। मैंने कहा कि 25 साल लेट हो गए, तो क्यों हो गए, ये थोड़ा सा
सोचने की बात है। 2002 का साल भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं कि हमारे जिसने डीएनए को चेंज करने की प्रोसेस शुरू की गुजरात से, जो घटना हुई 27 फरवरी को गोधरा में, और सब्सिक्वेंटली जो अहमदाबाद में दंगे हुए, वो एक बहुत बड़ा प्रयोग था, एक्सपेरिमेंट। जैसे है ना महात्मा गांधी की किताब माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, तो मेरे सत्य के प्रयोग, तो ये था माई एक्सपेरिमेंट विथ वायलेंस एंड अनट्रुथ, फॉल्सहुड। जी। उसकी सफलता ने हमको एक जो दिया पिछले 23 सालों में, हम उस पर आज चर्चा करें। वी आर लेड बाय क्वार्टर ऑफ ए सेंचुरी, और उसकी बुनियाद पर गुजरात में जो हुआ, कम्युनल डिवाइड हुआ, दंगे हुए, फेक एनकाउंटर्स हुआ, विरोधियों को खत्म किया गया, नॉट फिजिकली, आई एम नॉट टॉकिंग फिजिकली बट पॉलिटिकली, और एनकाउंटर्स भी हुई जिनमें कई चीजें हुई, फिजिकल हुए। और फिर आप देखें कि वो जो एनकाउंटर्स थे वो कैसे उत्तर प्रदेश तक पहुंचे। गुजरात से उत्तर प्रदेश ट्रेवल किया एनकाउंटर्स ने, और 2014 का जो चुनाव था, वो जो आप कह रहे हैं उसी पर लड़ा गया, फॉल्सहुड पर, आरोपों पर, गालियों पर। हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हम लोग बह गए, पूरा देश बह गया। और हुआ ये, उसका नतीजा क्या हुआ? वो ये हुआ कि सत्ता प्राप्त करने और सत्ता में बने रहने के लिए एक नया मंत्र, एक नई थ्योरी, एक नया हथियार इजाद हुआ। और वो ये हुआ कि विपक्ष पर गंदे आरोप, विपक्ष के खिलाफ या विरोधियों के खिलाफ हिंसा, कम्युनल डिवाइड, ये इसकी जरूरत है। नेहरू की, राजीव गांधी की, मनमोहन सिंह की, या इवन अटल बिहारी वाजपेयी की जरूरत नहीं है। ये अब एक परमानेंट हथियार हो गया है जो लोग सत्ता में हैं उनके लिए। अब आप देख रहे हैं बिहार की हिंसा का आपने उदाहरण दिया, जो फॉलोइंग दैट जो गाली की घटना हुई, फिर सदाकत आश्रम पर हमला हुआ, बीजेपी के लोग गए, और इधर विदुड़ी जी पूरी तरह से तैयार हो गए, दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया उन्होंने लोगों को। विदुड़ी जी मतलब जिन्होंने बीएसपी के सांसद, एक मुस्लिम सांसद को संसद में अपशब्द कहे थे खुलेआम जी, वो विदुड़ी जी, वो उन्होंने इस बारे में लीड लिया।
ये जो चल रहा है, आप जो देख रहे हैं, वोट चोरी, इलेक्शन कमीशन, संविधान संशोधन, विपक्ष को जेल में डालने का पूरा प्रोविजन, ये वही है। वो चूंकि कमजोर पड़ गया, वो जो पूरा मामला था 2014 का जो प्रयोग था, थोड़ा कमजोर पड़ गया। तो अब काशी और मथुरा को के मसान को फिर से जगाकर भागवत साहब दिल्ली में गए। इसका मतलब ये कि हमको एक बार फिर से देखना है कि देश में सांप्रदायिक विध्वंस कितना बड़ा होता है। आपने देखा कि इस पूरे दौरान हमने क्या देखा पिछले 10 सालों में, 11 सालों में। अगर आप हमारे एंगेजमेंट्स को देखें एज ए नेशन, एक राष्ट्र राज्य के रूप में, राष्ट्र राज्य के रूप में इसलिए कह रहा हूं कि राष्ट्र राज्य की पूरी परिभाषा बदल गई जी। हमारे देश में पूरी की पूरी। हमने देखा मॉब लिंचिंग, धार्मिक स्थानों पर तोड़फोड़, मस्जिदों पर चढ़ना, जानबूझ करके अल्पसंख्यक इलाकों में जुलूस ले जाना, बीफ ढूंढना, शिवलिंग ढूंढना, और ईसाइयों को या अल्पसंख्यकों को मोटे तौर पर धर्म परिवर्तन के नाम पर प्रताड़ित करना। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर को 28 महीने हो गए, 300 से ज्यादा चर्च जलाए गए वहां पूरे। ये जो चल रहा है, इसका पूरे का संबंध आपके विषय से है बिल्कुल। कि ये जो पूरा का पूरा गालियों की राजनीति, विद्वेष की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, हिंसा की राजनीति, उसका संबंध जो चल रहा है, वो जो 2002 का सफल प्रयोग था और 2014 में उसका एंडोर्समेंट नेशनल लेवल पर हुआ कि नहीं, यही सत्य है। अब आप उसको रिवर्स करना चाहते हैं तो डर गए कि अरे यार ये क्या हो गया, अब देर हो गई। क्योंकि ये जो चीज है निधि जी, अब हम हिंसा से क्यों डर रहे हैं? हमको लग रहा है कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, इस आदमी को ही लाना गड़बड़ हो गया। हम ये जो देख रहे हैं, म्यांमार के लोगों को ढूंढना, बांग्लादेशियों को ढूंढना, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, एसआईआर के जरिए नागरिकता तय करना, ये पूरा का पूरा रिवर्स नहीं हो सकता। और इसके लिए हिंसा ही जरूरी है। स्टेट वायलेंस इज नेसेसरी। हमने इंडिविजुअल वायलेंस से शुरू किया, व्यक्तिगत हिंसा से शुरू किया। व्यक्तिगत हिंसा मतलब कैडर की हिंसा, पार्टी कैडर की, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस की, और उसको स्टेट की हिंसा की लेजिटिमेसी प्रदान कर दी कि भाई हमारा काम हो गया, हम कैडर थे, हमने आपको करके दे दिया, अब आप स्टेट का वायलेंस इस्तेमाल करिए। जो चेंज ऑफ हैंड्स है वो हो गया कि आरएसएस ने और बीजेपी ने कहा भाई अब हम दूसरे काम में लगेंगे, चरित्र निर्माण में लगेंगे। जो भागवत साहब ने कहा कि हम चरित्र निर्माण में,
ट्रांसफर ऑफ वायलेंस टू द स्टेट मशीनरी के बाप करिए। हम देख रहे हैं, मणिपुर में देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं। आप स्टेट के वायलेंस से नहीं लड़ सकते। मतलब स्टेट के वायलेंस से आप वायलेंट तरीके से नहीं लड़ सकते। ये राहुल गांधी से जो डर रहे हैं वो इसलिए डर रहे हैं कि वो वायलेंट नहीं है, वायलेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहा है राहुल। तो जैसे गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ वायलेंस की वकालत नहीं, उनको पता था कि स्टेट के वायलेंस से वो जीत नहीं पाएंगे। दूसरा मुद्दा ये है कि इसको बनाए रखना, स्टेटस को अब ये कारपोरेट वॉर की जरूरत बन गया है। देश में जो कारपोरेट वॉर चल रहा है या कारपोरेट घराने जिन्होंने कब्जा कर लिया है सत्ता पर, उनके लिए जरूरी हो गया है कि ये कायम रहे जो चल रहा है, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट्स जो हैं वो कम्युनल वायलेंस और इनस्टेबिलिटी से ही कमा सकते हैं। मतलब सबसे ज्यादा कमाई कोविड के टाइम में की गई जी। अगर आप बैलेंस शीट्स देखें कि कोविड के टाइम में व्यापार बढ़ गया, या अभी की जो जीडीपी का अभी जो आंकड़ा आया है वो बहुत ही चौंकाने वाला है कि आप इतनी इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी के बावजूद पिछले क्वार्टर में आपने 7% से ज्यादा की ग्रोथ रजिस्टर की है। इसका मतलब है कि अगर जितना ज्यादा वायलेंस होगा, जितनी ज्यादा इनसिक्योरिटी होगी, जितनी ज्यादा इनस्टेबिलिटी होगी, कारपोरेट घरानों को उतना ज्यादा फायदा होगा और वो अपने प्रॉफिट को या अपने डिविडेंड को सत्ता के साथ उतना ही ज्यादा शेयर कर सकेंगे। जी। तानाशाह सरकारों के लिए डेमोक्रेसी और नॉन अलाइनमेंट सबसे ज्यादा खतरनाक चीज होगी। हम जिस चीज पर दुख व्यक्त कर रहे हैं या चिंता कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अरे यार, हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रहे या रहेंगे, हम नॉन अलाइन नहीं होंगे। नहीं नहीं, हो ही नहीं सकते। आप रिवर्स में जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपने 23 साल का टाइम, 22-23 साल का, 24 साल का टाइम गंवा दिया पूरी तरह से। और ये अब हथियार बन गया है पूरे के पूरे हमारे रिजीम का के स्टेबिलिटी के लिए। मोदी जी कहीं नहीं है। एक चीज आप देखिए, मोदी जी तो उपस्थिति नहीं है, पार्टिसिपेंट नहीं है मोदी। मोदी ने जो खड़ा कर दिया है या उनके कारण जो खड़ा हो गया, मोदी जी को थोड़ी पता है कि वहां राहुल गांधी की यात्रा में किसने मेरी माँ को गाली दी थी। ही डजंट नो। उन्होंने जो सिस्टम दिया पूरे देश में इतने सालों में, वो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस कर रहा है इस तरह की चीजें जो हिंसा अपने आप कर देते हैं, वायलेंस कर देते हैं। जैसे इवेंट मैनेजमेंट होता है ना, इवेंट मैनेजर क्या करता है, जी। वो उसका जी। उसका खुद नहीं कुछ होता, पर टेंट वाला, बिजली वाला, बैंड वाला, खाने वाला, सबके फोन नंबर उसकी डायरी में होते हैं और जिस समय जिसकी जरूरत होती है वो उसको फोन करता है, लोकेशन दे देता है, उसको गूगल मैप से लोकेशन भेज देता है, ऑनलाइन पेमेंट करता है। ही इज नॉट देयर, इवेंट मैनेजर इज नॉट देयर, द वर्क इज डन। उसी तरह ये वो जो वायलेंस है, सब कुछ है इसमें,
इवेंट मैनेजर की जरूरत नहीं, इवेंट मैनेजर तो चीन में है, जापान में है। काम हो रहा है अपनी जगह। मैं आपको दो आंकड़े शेयर करता हूं। मोदी जी का ये तीसरा कार्यकाल है। उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 72 लोग हैं, 72 लोग। 72 में से 28 के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। आउट ऑफ 72, 28 facing, they are entangled in criminal cases. 19 के खिलाफ सीरियस चार्जेस, अटेम्प्टेड मर्डर, क्राइम्स अगेंस्ट वुमन, हेट स्पीच। 99% इनमें से जो हैं वो करोड़पति हैं, और एवरेज जो इनका असेट वैल्यू है वो 108 करोड़ रुपए है, 108 करोड़। 49 साल के एक जो स्टेट मिनिस्टर हैं मोदी जी के राज में, आंध्र से, तेलुगु देशम के, उनका असेट डिक्लेरेशन है 5,705 करोड़ रुपए। अब मुझे बताइए कि ये आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, और जिसके मुखिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेकर इतनी बहस चल रही है। क्यों चल रही? वो अपनी डिग्री क्यों नहीं बता रहा? हाई कोर्ट ने कह दिया कि नहीं बताना। हाई कोर्ट ने एक बढ़िया डेफिनेशन की, उसका जो आशय है वो ये कि इट मे बी ए मैटर ऑफ इंटरेस्ट टू पब्लिक, बट इट इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट टू शो द डिग्री। मतलब इसमें पब्लिक की रुचि हो सकती है कि डिग्री देखें, पर इसमें कोई सार्वजनिक हित नहीं सिद्ध हो रहा है। इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एंड पब्लिक इंटरेस्ट। आपको आश्चर्य होगा निधि जी, आपके जो हरकारा के दर्शक हैं उनको भी आश्चर्य होगा कि ये जो इनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मैंने आपको असेट्स बताए, 72 में से 11 12वीं पास है। आउट ऑफ 71, मोदी जी को छोड़ 71, 11th पास, 57 ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट एंड अबव। और इनमें 57 में 14 जो हैं वो ग्रेजुएट विथ बेसिक यूनिवर्सिटी डिग्रीज हैं, 26 पोस्ट ग्रेजुएट, 7 डॉक्टरेट वाले और 3 डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जिसमें प्रोफेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग उन्होंने ली। इनकी एक महिला है मंत्री, 12वीं क्लास पास है, जूनियर मिनिस्टर है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, और हमारा जो इंदौर शहर है उससे नजदीक धार से, धार जहां मांडू बहुत लगा हुआ है, वो धार से चुनी गई है 2 लाख वोट। उन्होंने उनसे जब वो गई वहां धार में 2 साल पहले, उनसे बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर लिखने को कहा गया, लिखी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
जून 24 की ये घटना है, 1 साल ही हुआ। वो नहीं लिख पाई। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं लिख पाई, तो मोदी जी देश बचाओ देश पढ़ाओ कैसे लिखेंगे? और वो मंत्री पद पर बनी हुई है। जो क्राइसिस है वो हमारे सोच से, हमारी कल्पना से इसलिए बड़ी है कि इसमें अब मोदी जी के या बीजेपी के हाथ से चला गया है पूरा मामला। और अब वो चाहे तो भी रिवर्स नहीं कर सकते, लौटा सकते। इसलिए ये जो आपका मामला, आपने जो सब्जेक्ट बताया, गालियां और उनके ऊपर जो पूरा गालियों की सियासत है, भाषा की गरिमा है, और शोर और जहर जो आपने कहा, ये हिंसा क्यों फैल रही है? इसका कारण ये ढूंढना पड़ेगा आपको कि मोदी जी की लीग बदल गई है। ये चेंज इज लीग। और लीग चेंज करने का मतलब है, आप तो देखते होंगे कि ये फुटबॉल के बड़े 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 खिलाड़ी क्लब बदल लेते हैं, क्रिकेट के लोग भी बदल लेते हैं। जब ये क्लब बदलते हैं तो ये देखते नहीं है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है या सेमी डेमोक्रेटिक है या ऑटोक्रेटिक है या सेमी ऑटोक्रेटिक है। वो अपने क्लब में जाके खेलने लगते हैं। मोदी जी ने क्लब बदल लिया। वो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड से, अमेरिका और यूरोप से निकल के वो चाइना और रशिया में चले गए। जो खिलाड़ी क्लब बदलता है, उसके बेसिक जो होते हैं, जो कारण होते हैं, वो ये होता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस, पेमेंट के झगड़े कई बार हो जाते हैं। कॉन्टेक्चुअल जो कंडीशंस हैं वो झगड़े हो जाते हैं। मौसम ठीक नहीं है या सुविधाएं कम है, ये टॉयलेट ठीक नहीं था, ये रीजन कम होते हैं। मोदी जी का पेमेंट का झगड़ा हो गया अमेरिका से, टैरिफ का। और जो कॉरपोरेट का मैंने जिक्र किया कि मोदी जी, ये जो पूरी आप हमारी संस्कृति है, वो क्यों कॉरपोरेट चला रहा है, उसका बेसिक रीजन है कि अमेरिका में अदानी के खिलाफ केसेस हो गए और मोदी जी उसको बचा नहीं पाए। अदानी वहां जा नहीं सकते, तो अदानी ने अपना पूरा बिजनेस चीन में ट्रांसफर कर दिया। अभी जो लेटेस्ट है वो ये कि अदानी इज द रियल एम्बेसडर, इंडियन एम्बेसडर टू चाइना, अदानी समूह। तो आप जब वहां चले गए चीन, तो फिर वहां पुतिन भी मिल गए आपको। फिर आपने डेमोक्रेटिक वर्ल्ड को छोड़ दिया। डेमोक्रेटिक वर्ल्ड को छोड़ दिया मतलब यूरोप को छोड़ दिया, अमेरिका को छोड़ दिया, ब्रिटेन को छोड़ दिया। जहां कॉन्स्टिट्यूशन है उनको छोड़ दिया, जहां टर्म फिक्स है, रूल ऑफ लॉ है, जहां आपके सत्ता में रहने की टर्म्स फिक्स हैं कि 2 साल रहेंगे या 5 साल रहेंगे या 1 टर्म रहेंगे, 2 टर्म रहेंगे, वो आपने मुक्त हो गए। और अब आप ऐसी जगह चले गए जहां जीवन भर शी है, जीवन भर पुतिन है। तो फिर रूल भी सारे चेंज हो गए कि सत्ता में बने रहने के नियम क्या हैं, कायदे। किल द अपोजिशन। और हमने रूस के चुनाव देखे,
येवलेनी का जिस तरह से खत्म होना देखा, चीन में हम जिस तरह से देख रहे हैं, बेलारूस में जिस तरह से हमने देखा, तुर्की में जैसे हमने देखा, कुछ लातानी अमरीकी देशों में जैसा हमने देखा। मोदी जी की दोस्ती अब ब्राजील से, मोदी जी की दोस्ती अब पुतिन से है, मोदी जी की दोस्ती अब चीन से है। इसलिए मोदी जी अब बहुत ज्यादा ऊपर उठ गए हमारी पहुंच से, और पूरा उन्होंने वो कर दिया है, हैंड ओवर कर दिया पूरा। आप कहते हैं ना यार, मेरे को जैसे बटाई पर देश दे देते हैं, बटाई पर खेत दे देते हैं कि भाई आपको जो करना हो करो, मेरी कंडीशन ये है। तो ये जो पूरा सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया, ये मोदी जी को सुरक्षित रखते हुए कमाई में, अत्याचार में, विपक्ष को खत्म करने में, वोट चोरी में, मीडिया को साइलेंट करने में, कम्युनल डिवाइड करने में लगा हुआ है और जहर फैलाने में लगा हुआ है। तो इसका जो लोगों के लिए क्या मतलब होना चाहिए? तो क्योंकि एक तो ये ठीक है कि ये एक हमको साफ साफ दिखलाई पड़ रहा है कि एक टेम्पलेट के तहत ये हो रही है, हिंसा है, गालियां हैं, दमन की कार्रवाइयां हैं, अदरिंग है जिसमें हम बार बार लोगों को धकेल रहे हैं। तो अब इसका, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग हैं, हम लोग कोई इतना छोटा देश भी नहीं जहां पर आके सबको बुलडोज नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग हैं हम लोग। तो इन लोग इसको कैसे देखें? मतलब जैसे कि अगर हम ये देखते हैं कि आधा हिंदुस्तान की जो मीडियन एज है वो 30 साल है इस समय, तो अगर हम 140 करोड़ भी हैं तो 70 करोड़ लोग जो है 30 साल के नीचे के लोग। ये भी बात चल रही है कि जो है इन 11 शानदार सालों में जो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत को मिलना था वो तबाह हो चुका। तो जब हम आगे की तरफ देखते हैं और लोगों को हमेशा एक दिखता है कि भविष्य और उम्मीद कहाँ से देखेंगे, वो अपनी यकीन कहाँ से लेकर आएंगे, तो वो उन लोगों को के लिए ऐसा क्या मतलब है जो भारत में लोग हैं और हर कोई शायद नरेंद्र मोदी से बहुत अधिक अभिभूत ना भी हो तब भी। बहुत मतलब है इसका उनके लिए, क्योंकि ये लोग संगठित नहीं है, ये लोग समूह में, इनके एकता नहीं है, ये लोग दो हैं या चार हैं। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना नहीं है, मतलब ये कोई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ये केवल दो तीन लोग हैं, दुनिया में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, इटली के, जर्मनी के, रूस के, बहुत सारे उदाहरण हैं। ये एक व्यवस्था की हमारी कमजोरियों की उपज है। जैसे आपका प्लॉट है, आपने बहुत दिनों तक देखा ही नहीं, खाली पड़ा है, तो उसमें पता चला कोई रात में आता है और अफीम की खेती करके चला जाता है, पौधे लगा दिए अफीम के, आपको नहीं पता है, आप तो कह रहे हैं प्लॉट खाली पड़ा है। मनमोहन सिंह जब दिल्ली में थे, तब मोदी जी वहां सांप्रदायिकता की खेती कर रहे थे, और उनके ही कैबिनेट में, उनकी ही सरकार में मोदी जी के स्लीपर सेल्स थे। ये टेम्पररी है, ये चला जाएगा, क्योंकि इनको ये पता चल गया कि इनकी टेरिटरी है, वो उस टेरिटरी से ज्यादा ये आगे नहीं बढ़ पाए पिछले 11 सालों में, और वो टेरिटरी लगातार सिंक हो रही है। आप अगर देखें तो चाहे देश के 15 राज्यों में ये हो, 8 में शायद कोलिशन में हो, पर इनका प्रभाव नहीं है देशव्यापी। इनके पास कोई स्टालिन नहीं है, इनके पास कोई ममता बनर्जी नहीं है,
इनके पास कोई तेजस्वी नहीं है, इनके पास कोई उमर अब्दुल्ला नहीं है, इनके पास कोई उद्धव ठाकरे नहीं है, इनके पास कोई अखिलेश यादव नहीं है। अगर आप इनकी लिस्ट बनाएं तो इनकी लिस्ट नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित शाह पर खत्म हो जाती है। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी है पूरी की पूरी। तो मोदी जी ने जो सबसे बड़ी गलती की वो ये की कि पॉलिटिकल सिस्टम को इवॉल्व नहीं किया। पॉलिटिकल सत्ता चाहिए पर ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट चाहिए, जैसा उन्होंने गुजरात में किया। तो ब्यूरोक्रेट किसी का नहीं होता, अपने बाप का भी नहीं होता। इसलिए ये बहुत टेम्पररी है। ये एक थोड़ा सा जो ट्रांजिशन, जो संक्रमण काल है, अब वो रूस की तरह का संक्रमण काल नहीं है कि डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरियत कब होगी कायम, मार्क्स का कि ये पूंजीवाद से उसमें कब था। ये यहाँ का बहुत जल्दी हो जाएगा। एक विकेट कहीं डाउन हुआ पॉलिटिकली, आप तो क्रिकेट को जानती है ना जी। दो दो मैदान में दो ही खिलाड़ी हो और एक आउट हो जाए तो दूसरे की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती ना। हाँ भाई दौड़ने के लिए एक चाहिए ना आपको क्रिकेट में। जी। हाँ, ये दो ही लोग कर रहे हैं, दो छोर पे दो बैटिंग कर रहे हैं। इसलिए कोई एक और दो में भी एक नॉन बायोलॉजिकल होगा, दूसरा थोड़ी है नॉन बायोलॉजिकल। तो इसलिए ये बहुत जल्दी, और ये जो अवतार हुआ है ना गीता की तरह, कृष्ण ने जो कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये राहुल गांधी का अवतार होगा। ये इनको पता ही नहीं था। कृष्ण का अवतार जेल में हुआ था, राहुल गांधी का अवतार हुआ जेल भेजने की तैयारी में। मैं राहुल को कृष्ण नहीं मान रहा हूं, तो मैं ये कह रहा हूं आप जब भी क्राइसिस में होते हैं या आप कुछ डिमांड चाहते हैं कि कुछ हो जाए, वो जैसे वो अल्केमिस्ट में कालो कहलो वो जो कहते हैं ना, इफ यू डिजायर समथिंग इट हैपेंस, ऑल द फोर्सेस दे यूनाइट टू हेल्प यू आउट। एग्जैक्टली 2022 के सितंबर से अगर आप तुलना करें, 2022 का सितंबर और 2025 का सितंबर आने वाला है, अभी पूरा नहीं। 3 साल में देश का अचीवमेंट अगर आप देखें तो राष्ट्रीय सेवक संघ के 100 साल के अचीवमेंट पर चूना लगा दिया इस आदमी, पलीता लगा दिया। बहुत संभावना है। ये जो हमारे नौजवान हैं, ये भीड़ में वही दिख रहे हैं, राहुल गांधी की भीड़ में, और कोई नहीं दिख रहा है। ये डरे हुए हैं, और जब डरे हुए हैं तो इवेंट मैनेजर कुछ कर नहीं पा रहा है। 28 महीने बाद पहली बार मोदी जी सितंबर में मणिपुर जाने वाले हैं। आप सोचिए, हिम्मत नहीं हुई। इसलिए मैं तो बहुत उम्मीद रखता हूं, और अगर हम लोग अभी भी बाहर हैं, अंदर नहीं है, और ये बात कर रहे हैं हर कारा पर, तो इसका मतलब है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ और होगा भी नहीं। जी। पर ये जो बात है कि जहां लोकतंत्र की और ये जो पूरी हिंसा की या की, मतलब ये जाहिर तौर पे हम लोग दूसरों के लिए, जो लोग ऐसा करते हैं वो दूसरों के लिए तो ऐसा चाहते हैं, पर जब अपने घर में जब ऐसी आएगी उनकी, तो उसको वो नहीं चाहेंगे। तो जैसे मैं कुछ फाशिज्म को लेकर भी पढ़ रहा था इस बीच, तो मुझे लगता है कि ये दो तरह की बातें हैं। एक फाशिज्म लाने की बात है,
और दूसरी तरफ उससे बचने की और उससे बचने के रास्ते की बात भी है। तो हिंदुस्तान में ऐसा क्या हो कि ये जो देश को, लोकतंत्र को, लोगों को, नागरिकताओं को बचाया जा सके। यही रास्ता है, राहुल गांधी जो कर रहे हैं, अवेकनिंग। बिहार में मंत्रियों को घेर घेर कर भगा रहे हैं सड़कों पर से, उनको दम नहीं लेने दे रहे लोग। आप क्या सोचते हैं, अगर चुनाव हुए तो क्या ये लोग चुनाव प्रचार में जा सकेंगे? नहीं। स्टालिन क्यों गए एक बार तमिलनाडु तो से? जाके एक बार तो जाके रोएंगे वो कि वो उसके बिना तो ये प्रहसन नहीं पूरा नहीं नहीं, होता है इस पर। अब नहीं वो रोने दीजिए उनको, उनका हो गया पूरा रोना। वो लोगों को जब पता चल गया कि ये जो फिल्म की शूटिंग के लिए रो रहे हैं, ग्लिसरीन लगा के रो रहे हैं, तो कैमरे वो के लिए। लोग कैमरे के लिए रो, तो इसलिए वो समझ में आ गया लोगों को। बहुत टाइम थोड़ा लगा, सेबोटियर्स थे काफी विपक्ष में, डिसइंटीग्रेशन था, कांग्रेस में बहुत सारे लोग थे जो लगे हुए थे अपनी सत्ताएं बचाने के लिए। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे सब ये लोग गायब हो रहे हैं। हम क्या हो गया है कि जो हो रहा है उसको देख रहे हैं, जो अनुपस्थित होता जा रहा है उसको नहीं देख रहे। ये हो गया है जी। कि जो बाधाएं थी वो कैसे खत्म हो रही है, वो भी देखना चाहिए। हम ये नहीं देख रहे हैं कि राहुल गांधी 4 दिन के लिए गायब भी हो जाए तो आंदोलन चलता रहता है। वो एक दिन की छुट्टी पर भी आए यात्रा छोड़ के, तो आंदोलन जब दोबारा गए तो और ज्यादा भीड़ आ गई। प्रियंका पहुंच गई तो तूफान मच गया वहां मिथिला में। अखिलेश पहुंच गए, स्टालिन पहुंच गए। उनका आरोप है कि स्टालिन क्यों आए यहाँ, बीजेपी का उनको क्यों बुलाया, बीजेपी का सनातन के खिलाफ वो कैसे आ गए, रेवंत रेड्डी कैसे आ गए, घबरा गए ये लोग। आप प्रतीक्षा कीजिए, ममता बनर्जी किसी दिन पहुंच जाएंगे। इसलिए ये मैं तो बहुत उम्मीद रखता हूँ। डरे हुए लोग हैं, जनता से लगातार दूर जा रहे हैं। ये किलों में बैठ के सत्ताएं चला रहे हैं, जनता के बीच में नहीं है। तो किलों के बीच से चला रहे हैं तो अंग्रेज जैसे चलाते थे वैसे चला रहे हैं। अंग्रेज तो गिने हुए थे, गिने 1000 2000 लोग थे, और मदद उनकी कौन करता था? भारतीय करते थे। सेना में भी, उनकी सेना में जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाले कौन थे? भारतीय थे। तो हुकूमत बदली और सारे बदल गए। ये इनका खुद का कुछ नहीं है इसमें। ये जो है, ये लोग हैं, मैंने कहा ना, इवेंट मैनेजर ने हायर किया हुआ है इन लोगों को। दे आर ऑल पेड, इसलिए ये चलेंगे, ज्यादा नहीं चलेंगे। इन्होंने एक पार्टी को मजबूत नहीं किया। जो मैं बेसिक का आपको बता रहा था कि चीन में पार्टी को मजबूत किया गया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना डिक्टेट्स शी, यहां भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने खत्म कर दिया। ये मैं कह रहा हूं। मोदी जी ने जो 2 बड़े अच्छे काम किए वो ये किया कि पार्टी को मजबूत नहीं होने दिया और संघ को कमजोर कर दिया। अगर ये दोनों को मजबूत कर देते, पार्टी को भी और संघ को भी, तो मोदी जी के बाद 100 सालों तक इन लोगों की हुकूमत बनी रहती है। जी बिल्कुल। जैसे जैसे कांग्रेस बनी हुई है 100 सालों के बाद भी, 139 साल के बाद। इसलिए मोदी जी का हमको आभार मानना चाहिए कि उन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं बनने दिया। 1 से 10 तक वही हैं। पार्टी को मजबूत नहीं होने दिया जिससे कि पार्टी में कोई लोग उनके साथ खड़े हो सकें। संघ को कमजोर किया।
लगातार, तो संघ भी इनके साथ नहीं। इसलिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक खिलाड़ी आउट हुआ तो दूसरा अपने आप वो लौट जाएगा फिर पेविलियन की तरह। दिक्कत ये है कि इनके पास कोई पेविलियन नहीं है जाने के लिए। ये सबसे कहाँ जाए? एक असुरक्षा की बात भी है ना, क्योंकि तो वो हाँ, उसके कारण फिर आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। हाँ वही जैसे कि है, हम दुनिया वही। में देखते हैं कि आप जैसा किसी कि भी हद तक दुनिया जा में सकते देखते हैं कि हैं, आप बाकी जगह देखते हैं। कि पुतिन को अपने खुद के वर्चस्व के लिए पूरे देश को बंधक बना के रखना जरूरी है, या शी को बना वो। या हम मदुरो को देख रहे हैं वेनेजुएला में, जो अभी आए तो उन्होंने वहां पे वेनेजुएला में, हाँ, बिल्कुल उस तरह का। वेनेजुएला में हम देख रहे हैं। तो इसलिए ये इस पर ये चलेगा थोड़े दिन, कमजोर होगा। अ, दीवारें गिरेंगी पहले, छत बाद में गिरेगी, ऐसा है जो मैं कहता हूँ कि हम छत गिराना चाहते हैं पर ईंटें गिरेंगी पहले, तो सीमेंट गिरेगी, ईंटें गिरेगी, छत फिर अपने आप गिर जाएगी। तो वो थोड़ा सा इनका डेस्परेशन अब विजिबल हो गया है, ये है पूरा मामला। और ये मणिपुर जाना अपने आप में एक बड़ा इंडिकेटर। चंद्रचूड़पुर भी जाएंगे, इम्फाल जी। भी जाएंगे। चंद्रचूड़पुर इज ए मेजर इवेंट। हम्म। जो कुकीज के बीच में अगर वो जाने का सोच रहे हैं, अ, और यहाँ मैतेई के बीच में जाने का सोच रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको लग गया है कि नाउ इट इज टाइम टू स्पीक विद डेमोक्रेसीज या डेमोक्रेट पीपुल, या एड्रेस रियल इश्यूज। उनके वो भी लेट हो गए, अपन भी लेट हो गए, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अपन लोग इनको समझने में लेट हो गए। तो हम्म। ये है। आपका कोई सवाल हो तो नहीं, मैं तो यही इसकी बस सुन ही रहा था पूरी, और मैं लगभग ज्यादातर बातें जो है मुझे एकदम से सहमत ही हूँ। और ये यही पे एक पर्सपेक्टिव पिक्चर जो बनाने की बात होती है कि पैराफ्रेज कर पाए कि ये हो क्या रहा है और हम इसको कैसे देखें और हमारे लिए इस बात का क्या मतलब है। तो वो आपने काफी अच्छे से बताया भी। तो ये भी हमें मतलब मुझे लगता है कि हम एक दिलचस्प मोड़ की तरफ अब देश और देश का हाँ, हाँ, लोकतंत्र, देश की बहुत बहुत राजनीति जा रही है। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग, और ये जो है बहुत। अब एक तरह के जिसको एक, एक निर्णायक मोड़ की तरफ जाता हुआ दिखलाई पड़ता है। और उसमें शायद इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि कौन सी चीजें हमारे लिए अभी भी बहुत कीमती हैं और कौन सी फालतू चीजें जो आप पे थोपी गई हैं उनसे आप कैसे बच सकें। क्योंकि ये भी क्योंकि अ, जब चीजें बदलती हैं, चाहे वो जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक मोदी जी मणिपुर जाएंगे तो वो अपने आप में कितना बड़ा एहसान होगा बढ़िया। कि वो कि दुनिया भर घूम आए, कहाँ कहाँ जाके फोटो खिंचवाया, उसके बाद मतलब इतनी लानत मनामत हुई, इतनी फजीहत हुई, पर अब जाके वो मणिपुर अंत में जाके वहां पे शांति की स्थापना शायद अब जो है अभी तक तो हुई नहीं, पर अब शायद हो जाए उनके जाने से। तो ये कितना बड़ा एहसान है इस देश के नागरिकों पे नरेंद्र मोदी का कि वो नहीं, वो अपने जा रहे हैं, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये जानना है क्यों जा रहे किस हैं, क्या मजबूरी है, में जा रहे किस हैं। मजबूरी में जा रहे किस मजबूरी में जा रहे हैं। हैं, किस तो पर मजबूरी यही है में कि जा हर अपनी मजबूरी को एहसान की तरह बताएंगे देश को, जैसे कि वो पहले भी देख चुके हैं कि मैं ये एहसान उन्होंने किया है देश पे की, पर वो एहसान करेंगे उस तरफ, जो कि मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण बात है। और उन सब के बीच में ये जो बिहार का जो जो प्ले आउट चल रहा है इस समय, जो शुरू में जो एक एक टेस्ट मैच की तरह था वो एक आईपीएल की तरफ बदलता हुआ दिखलाई पड़ रहा है, जैसा कि हम रहे हैं। देख रहे थे। एक ही चीज देखना चाहिए कि ये जब बिहार से एसआईआर बंगाल में ले जाएंगे तब वायलेंस नहीं हो, हमको ये देखना चाहिए। क्योंकि बिहार अलग है, बंगाल अलग है, तो ये पर ये महत्वपूर्ण बात है श्रवण जी की कैसे, मतलब ये मतलब मैं सोचता हूँ कि ये कितना बड़ी बात है कि इतनी बड़ी आबादी को ये बार बार धकेल रहे हैं और हाशिए में, हाशिए से बाहर। और मतलब मैं उनका रिजिलियंस देखता हूँ कि कोई पलट के अभी तक लोग यकीन करते हैं कि हाँ अदालतें काम करेंगी,
हमारे कानून काम करेंगे, हमारे प्रोटेस्ट काम करेंगे। अभी तक ये चाहते होंगे कि ऐसी हिंसा करवाना उन लोगों के साथ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पर वो अभी तक, मतलब ये गनीमत है और हमको इसका बहुत शुक्र मनाना चाहिए कि इस देश में अभी तक जो है वो अराजकता या गृह युद्ध जैसी चीजें नहीं हुई। हालांकि इन्होंने पूरा इंतजाम किया, ये इस बात से नहीं बच ये पाएंगे चाहते हैं, इवेंचुअली। ये चाहते होंगे हाँ, ये ऐसा। चाहते हैं कि दो चार लोग पलट के दें तो फिर हम इसको, जैसे कि हम ही उनके मन से जाके, जैसे कि मंदिरों में खुद ही मांस फेंक के जो है दंगे करवा सकते हैं, जिसका काफी लंबा इतिहास है। तो ये तो पुरानी एक उनकी टूल किट का हिस्सा है कि जो खुद ही आरोपित कर दो, खुद ही उसके बाद गुस्सा हो जाओ, वो भी मैन्युफैक्चर्ड रहेगा, और उसके ऊपर फिर हिंसा करके फिर अपनी सियासी रोटियां सेको। तो ये जो मैं जो जिस बारे में ये आज की बातचीत को लेकर समेटना चाह रहा था वो ये है कुल मिला के, कि ये इसको हम देख पाए। मतलब बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ अपने आसपास, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने परिवार दोस्तों के बीच, कि वो इस बात को देखना ही लगभग उन्होंने बंद कर दिया है, जो कि खासे पढ़े लिखे और परिपक्व से लोग थे अभी हाल तक जो। तो एक हमारे साथ वो भी, मेरे ख्याल से हर किसी के व्यक्तिगत जीवन में ये एक वायरस की तरह जो है वो आया है, जहां पर हम चीजों को देखना हम बंद करके उनके बारे में सवाल करना, उनके बारे में तथ्य को देख पाना, उसके सच को, उसके उसकी उसके पीछे की नीयत को देख पाना कि ऐसा क्यों कोई कर रहा है, और उसको एकदम मान लेना कि ये जैसा बताया जा रहा है या जैसा हम इमेजिन कर रहे हैं वही वैसा है। तो वो एक बड़ा सवाल है। और 11 साल बाद भी ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो लोग इन सारी चीजों को देखकर अभी तक उनकी आंखें खोल नहीं रही, चाहे वो सिंदूर की जिम्मेदारी को लेकर हो, या नोटबंदी को लेकर हो, या कोविड में हमने जैसे देखा जो सरकार का रवैया था, और बाकी सारी ये जो नागरिकता अधिकार को लेकर जो असम में हो रहा है, जो बंगाल में होता दिखलाई देगा, जो बिहार में इस समय हो रहा है, हम कुछ देख समझ उस तरह से शायद नहीं रहे। तो ये एक सबसे बड़ी त्रासदी इसलिए है कि हम नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो इसलिए भी ऐसा करते हैं, या कहीं भी किसी भी देश में जो इस तरह की ताकतें होती है वो इसलिए ऐसा करती है क्योंकि उससे कई लोग जो है उसको सही और सच और ऐसा मान के बैठते हैं, जबकि हालांकि एक मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपने कहा ये नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ। नरेंद्र मोदी, हमको इंश्योर ये करना है कि नरेंद्र मोदी अगर नहीं है तो भी ये चलता रहता है क्या, क्योंकि बहुत सारी ताकतें इसको कर रही हैं। मैंने जो कहा आपको जी, एक बड़ा समूह इसको जिंदा रखेगा कि ये चलता रहे, ये मैं कह रहा हूँ। क्योंकि वो जो लोकतंत्र है वो एक तरह का बहुत सारी ऑटोक्रेटिक ताकतों के लिए एक यूजफुल इडियट की तरह भी है। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ। तो तो वो मूर्ख जो होता है, उपयोग में ला सकने वाला मूर्ख जो है, तो वो उसकी तरह भी बहुत सारे देशों को इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अफ्रीका में हम सबको देखते हैं, सबने वहाँ के संसाधन कैसे छीने, लोग वहाँ कैसे गरीब रहे। जैसे कि यही अपने आप में दिलचस्प बात है कि रूस से हमने बहुत सस्ते दाम पे तेल खरीदा और पूरे यूरोप में बेचा और पैसे कमाए, जिसका एक जो है एक उद्योगपति उसका लाभार्थी रहा, पर साथ में सरकार भी रही। पर लोगों का तेल कितना सस्ता होगा, नहीं हुआ। और ये बताता है कि हम और आप जो इस देश के नागरिक हैं वो इस सरकार के लिए, इसकी नीतियों के लिए, इसके फैसलों के लिए हम उनकी कितनी प्राथमिकता में हैं, या तो हमको कितनी प्राथमिकता मिलती है इसके लिए। और ये सवाल हम शायद नहीं पूछते। ये भी एक नया डेटा आया कि इस वक्त जो निजी इनकम टैक्स है जो लोग इंडिविजुअल्स देते हैं वो इस कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा हो गया है इस देश में। आर्थिक असमानताएं हम देख रहे हैं बहुत तेजी से बढ़ रही है। हम एक तरफ कह रहे हैं कि हम चौथी तीसरी सबसे बड़ी अर्थशक्ति है, और ये बात मोदी जी हर जगह जगह कहते हैं। ये नहीं कहते कि पर कैपिटा जीडीपी में हम जो है वो कितने खराब हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग भारत में रहते हैं। ये भी बांग्लादेश से भी पीछे, तो पीछे थे, अभी थोड़ा सा फिर हल्का सा फिर ऊपर नीचे चलता रहता है, बट अभी आगे हो गए। पर फिर भी मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग भारत में रहते हैं, ये अपने आप में काफी शर्मनाक बात है।
और इन 11 सालों में उनको कोई भी वो 15 लाख भी नहीं मिले जो जिसके बारे में वो बता रहे थे। तो आज की बात यहाँ खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया श्रवण जी इस लंबी और इंटरेस्टिंग बातचीत के लिए, और अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो हरकारा के का ये जो एपिसोड देख रहे हैं, उनसे मेरी भी रिक्वेस्ट है कि अगर उनको ये एक मिशन है और ये कोई चैनल नहीं है, अगर लगता है तो उनको सब्सक्राइब करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, अपने दोस्तों मित्रों तक इसको पहुंचाना चाहिए, और जितने भी आर्थिक मदद हो सके वो करना चाहिए, जिससे कि ये लोग जो इसमें लड़ रहे हैं उनके हाथ मजबूत हो सके। तो मैं भी अपनी तरफ से आपके हरकारा के जितने सब्सक्राइबर्स हैं उनसे भी, और जो देख रहे हैं या देखेंगे इस बातचीत को, उनसे भी मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि वो इस काम में मदद करें। जी बहुत शुक्रिया सर। और अपने जैसे कि हम लोगों ने कहा कि हम सब लोग बाकी जगतियों को हिंदी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए भी एक अच्छा प्रयास है जिसमें आप सबका सहयोग जो है जरूरी है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।